नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 जून 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन गोर के बारे में है। इंडियन गोर, जिसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, कैटल ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं, यानी गो जातीय जो एनिमल्स होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा है इंडियन गोर यानी इंडियन बाइसन। मूल रूप से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का निवासी है। क्या कंटेस्ट है? नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में पहली बार इंडियन गोर की गिनती हुई। संख्या कितनी निकल के आई? 2000 के आसपास। पूरी नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में 2000 के आसपास इंडियन गोर है। ये इंडियन गोर के फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन में पता लगा। देखो, मिड 1990s में इंडियन गोर की पॉपुलेशन हमारे देश में 12,000 से लेके 22,000 के बीच में थी। मेनली वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के आसपास के हिल्स में, जैसे वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई, बांदीपुर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर इंडियन गोर की संख्या सबसे ज़्यादा है। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से स्टेटस जो है वो है वल्नरेबल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है इंडियन गोर। थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स कॉमन हैं। हैबिटेट श्रिंक हो रहा है। शिकार किया जाता है इंडियन गोर का कंजम्पशन के लिए। और डोमेस्टिक कैटल से जो डिजीज ट्रांसमिट होते हैं, उनकी वजह से भी इंडियन बाइसन की डेथ हो जाती है। वैसे गोवा का स्टेट एनिमल है इंडियन बाइसन। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स से संबंधित है। देखो, हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो काफ़ी समय से एक कंप्लेन ये करते आए हैं कि इंडिया में छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे टैक्स लगते हैं। इनकम टैक्स, GST, ये सब तो हैं ही। छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे टैक्स लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ड्यूटीज़ ऑन फ्यूल, क्लीन एनर्जी सेस, मंडी टैक्स, रॉयल्टीज़, बायोडाइवर्सिटी फीस। तो इन टैक्सेस की वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट काफ़ी महंगा बिकता है। जबकि देखो, उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जब विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, वो सस्ते बिकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इंडिया में पेन की मैन्युफैक्चरिंग हुई। मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारे छोटे छोटे और भी टैक्स लगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, बायोडाइवर्सिटी टैक्स। इस वजह से पेन बनने के बाद काफ़ी बड़ी कीमत पे वो पेन मार्केट में बिक रहा है। लेकिन देखो, इसी प्रकार का पेन चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। ये सारे छोटे छोटे टैक्स वहाँ पर नहीं लगते हैं। तो इंडिया का कोई और बिजनेसमैन चाइना से उस पेन को इंपोर्ट करता है, तो वो पेन इंडिया की मार्केट में हमारे देश में प्रोड्यूस हुए पेन से सस्ता बिकता है। ये शिकायत है हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ की। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए नीति आयोग के एक मेंबर ने अभी ये सजेस्ट किया है कि फॉरेन कंट्रीज से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, उन पर एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगना चाहिए, यानी बैट, ताकि वो प्रोडक्ट्स जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, वो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स की कीमत के बराबर ही बिक सकें। अदरवाइज तो देखो, हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके लिए तो घाटे का सौदा हुआ ना। इन छोटे छोटे टैक्सेस की वजह से वो थोड़े महंगे बिकेंगे, विदेश से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स है वो सस्ते बिकेंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। वैसे एक चीज़ आपको ये भी पता है, अभी फॉरेन कंट्रीज से जो माल इंपोर्ट किया जाता है उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है, लेकिन ये बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स अलग से होगा। ये कस्टम ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, ये अलग से टैक्स होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लोनार लेक के बारे में है। लोनार लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में है। क्यों न्यूज़ में आई है लोनार लेक? न्यूज़ में देखो इसलिए आई है, कलर जो है लोनार लेक का वो चेंज हो गया है। पहले इस प्रकार का कलर हुआ करता था, अब पिंक यानी गुलाबी रंग देखने को मिल रहा है लोनार लेक में। लोनार लेक देखो 50,000 साल पहले बनी थी, जब एक उल्का पिंड यानी मीटोराइट अर्थ से टकराया था, तो यहाँ पे इस प्रकार का एक खड्डा डेवलप हो गया था और उसके बाद ये लेक बनी लोनार लेक।
इसे नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट नोटिफाई किया गया है। पीएच जो है इस लेक का वो है 10.5। पानी काफ़ी ज़्यादा सलाइन है। देखो, एक्सपर्ट्स के द्वारा दो संभावनाएं जताई जा रही हैं। या तो इस लेक का जो कलर चेंज हुआ है पिंक, ये सैलिनिटी की वजह से हुआ है, या फिर एल्गी के बिहेवियर चेंज की वजह से हुआ है। मैं फिर से बोलता हूँ, या तो देखो सैलिनिटी की वजह से इस लेक के पानी का कलर चेंज हुआ है, या फिर एल्गी के बिहेवियर में चेंज के कारण। ये लेक डेक्कन प्लेटू में है। डेक्कन प्लेटू कब बना था? वोल्केनिक इरप्शन के कारण 65 मिलियन ईयर्स पहले बना था डेक्कन प्लेटू। और ये लेक कितनी पुरानी है? 50,000 साल पुरानी, जब एक उल्कापिंड यानी मेटेओराइट अर्थ से टकराया था। इस लेक में 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती। वैसे देखो, ऐसा ही एग्जाम्पल ईरान में भी देखने को मिलता है। ईरान में भी एक लेक यानी झील है जहाँ पर पानी सैलिनिटी के इंक्रीज होने की वजह से चेंज हो गया था, रेडिश कलर हो गया था पानी का। और एक्सपर्ट्स इस नतीजे में पहुंचे थे, ईरान में उस लेक का पानी चेंज हुआ है, रेडिश हुआ है सैलिनिटी बढ़ने की वजह से। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं लुनार लेक का पानी का जो कलर है वो भी इसी वजह से चेंज हुआ है, सैलिनिटी जो है वो बढ़ गई है। या फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं एल्गी के बिहेवियर में बदलाव आया है। वैसे देखो, लुनार लेक में अभी फिलहाल पानी का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, इसलिए फ्रेश पानी ऐड नहीं हुआ है लुनार लेक में। नेक्स्ट आर्टिकल NIRF रैंकिंग 2020 से संबंधित है। पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020। ये रैंकिंग हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा रिलीज की गई। 2015 में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने विभिन्न हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग देना स्टार्ट किया था। उसके बाद से ही हर साल मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। कौन से पैरामीटर्स के आधार पर विभिन्न हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है? ये पैरामीटर्स हैं टीचिंग, उसके बाद लर्निंग एंड रिसोर्सेज, तीसरे नंबर पे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, चौथे नंबर पे ग्रेजुएशन आउटकम, पाँचवें नंबर पे आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और सबसे लास्ट में परिसेप्शन कैसा है यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो अब जो रैंकिंग जारी की गई है अलग अलग कैटेगरीज में वो इस प्रकार से हैं। ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो पहला स्थान दिया गया है IIT बंद्रास को, दूसरा IISc बेंगलोर और तीसरा IIT दिल्ली। कॉलेज की कैटेगरी में मिरांडा हाउस DU, यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में IISc बेंगलोर, मेडिकल डिसिप्लिन में एम्स न्यू दिल्ली, इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास, लॉ डिसिप्लिन की कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी डिसिप्लिन में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में IIT खड़गपुर, और लास्ट में डेंटल कॉलेज की कैटेगरी में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मेनली देखो, इस आर्टिकल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। एक तो ये रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, दूसरा ये 6 पैरामीटर्स किसको टॉप स्थान प्राप्त हुआ, ये पूछे जाने की संभावना रिलेटिवली कम है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल iFlow मुंबई के बारे में है। iFlow का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। क्या कंटेस्ट है? देखो, हमारे देश का चेन्नई पहला शहर था जहाँ पे ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम इस्टाब्लिश हुआ था। अब देश में मुंबई दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहाँ पे iFlow यानी फ्लड वार्निंग सिस्टम इस्टाब्लिश हुआ है। इस फ्लड वार्निंग सिस्टम में मुंबई में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैप्चर किया जाएगा और उसके आधार पर वार्निंग दी जाएगी कि मुंबई में फ्लड आने की संभावना कैसी है, ज़्यादा है, कम है। किसके द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के साथ कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश करके ये iFlow सिस्टम इस्टाब्लिश किया गया है। इसमें 7 मॉड्यूल्स हैं: डेटा एसिमुलेशन, फ्लड, इनंडेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसेमिनेशन, और सबसे लास्ट में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
ये जो मॉड्यूल हैं ये तो देखो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगी तो इस प्रकार से पूछ सकती है, ये आई फ्लो जो है अभी देश के कौन कौन से शहरों में है, 2 शहरों में है, किससे संबंधित है, फ्लड की वार्निंग से संबंधित है, कौन कौन से 2 शहरों में है, चेन्नई में और मुंबई में। सबसे पहले कहाँ पे आया, चेन्नई में आया। किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया, मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के साथ मिलकर। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, देखो हर साल 12 जून का जो दिन है वो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शन हॉलीडे होता है। मकसद वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व करने का ये होता है, चाइल्ड लेबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा की जाए और लोगों को एनकरेज किया जाए आप भी चाइल्ड लेबर को रोकें। ये 2 इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं, इन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2018 में। ILO कन्वेंशन नंबर 138 जो है ये मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 182 जो है ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से संबंधित है। इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। वैसे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो टारगेट 8.7 जो है वो ये आह्वान करता है कि 2025 से पहले चाइल्ड लेबर को सभी फॉर्म्स में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। ये 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इन स्टेटमेंट्स को आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट बताइए, इंडियन गोर क्रिटिकली इंडेंजर्ड नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन बताइए क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है इंडियन गोर? नहीं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। यहाँ पर देखिए तो गलत हो जाती है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बताइए, लुनार लेक कहाँ पर है? क्या ये कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर? इसका आंसर है नो, ये महाराष्ट्र में है, डेक्कन प्लेट्यू में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या NIRF रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है? नहीं, ये HRD मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर थीम क्या है इस बार की? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, मुंबई विल बी थर्ड सिटी टू गेट सच ए वार्निंग सिस्टम इन इंडिया आफ्टर चेन्नई एंड कोची। सच ए वार्निंग सिस्टम, कौन सा वार्निंग सिस्टम? यहाँ पे आई फ्लो आना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट ये है, क्या मुंबई देश में तीसरा ऐसा सिटी है जहाँ पे आई फ्लो सिस्टम आया है चेन्नई और कोची के बाद? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मुंबई दूसरा ऐसा सिटी है चेन्नई के बाद जहाँ पे आई फ्लो सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है, यानी फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।